हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स 1D में। देखते हैं कि किस तरह से हम काइनेमेटिक्स में मोशन, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, स्पीड, इन सारे के बारे में हम समझते हैं। तो यानी कि हम पढ़ना चाह रहे हैं कि मोशन इन 1D। तो यहाँ पर देखते हैं मोशन इन 1D में कि अगर काइनेमेटिक्स के 1D की हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ हमें बेसिक टर्म के बारे में जानना होगा। तो पहले उसे जान लेते हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म को समझ के फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज़ है। तो अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो यानी कि डिस्टेंस वो हो जाएगा कि कोई भी दो पॉइंट है, इन पॉइंट के बीच का जो भी लेंथ होगा, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, वो जो भी होंगे, ये कुछ अगर ऐसे में बना दूँ, ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कुछ, तो ये सारे पॉइंट, यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि ए और ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है, ये ई है, यानी कि ये ए से बी किसी भी लेंथ को ले लें, ये सारे के सारे इनके बीच के डिस्टेंस बोले जाएंगे। यानी कि ए और बी के बीच का जितना जो भी लेंथ है, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस की तरह डिराइव करेंगे। लेकिन फिर हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हमने ये देख ही लिया कि जो डिस्टेंस है वो दो पॉइंट के बीच का लेंथ है। इसका मतलब ये कि डिस्टेंस फिक्स नहीं है। इसका मतलब ए सी बी जो है वो भी डिस्टेंस है, ए डी बी जो है वो भी डिस्टेंस है, और ए ई बी वो भी डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिक्स होता है, वो वेरी नहीं करता है। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ होता है। इससे छोटा मतलब हम फाइंड आउट नहीं कर सकते इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, उसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का मतलब कि जिसके पास डायरेक्शन हो, और ये डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, जिसका मतलब होता है कि वो उसके पास डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है। और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर ए और बी पॉइंट के बीच का वो शॉर्टेस्ट लेंथ जो होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अब समझ लेते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ है। स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ए और बी के बीच का कोई भी लेंथ होगा, वो सारे ही लेंथ को हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। तो अगर इन सारे लेंथ में से मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक कोई कार है जिसे हम लेके जा रहे हैं, तो अगर इस कार को हम ए सी बी लाइन को फॉलो कराते हैं, तो इसे जाने में जो टाइम लगेगा, अगर उस टाइम से हम उसको डिवाइड कर दें उसके लेंथ को, तो वहाँ से निकल के आता है स्पीड। तो यानी कि स्पीड को हम क्या बोलेंगे, स्पीड को बोल सकते हैं कि यहाँ से ये जो लेंथ होगा, अगर मैं इसको S1 बोल दूँ, सपोज यहाँ पर मतलब जिस पॉइंट पर ये था, इसको S1 और इसको S2 बोल देता हूँ। तो S1 माइनस S2 माइनस S1 अगर हम लेके आएंगे तो यहाँ से, और वो भी टाइम T2 माइनस T1 में, तो S2 माइनस S1 यानी कि इनके बीच का जो भी लेंथ है, उस लेंथ को फाइंड करने के बाद उसके साथ साथ जितने टाइम में फाइंड किया उसे हम स्पीड बोलेंगे। तो इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, और ये निकल के आएगा हमारे पास स्पीड। फिर वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। वेलोसिटी क्या चीज़ है। तो जिस तरह से अभी हम डिस्टेंस के बारे में देखें और डिस्टेंस अपॉन टाइम करके वहाँ से स्पीड लेके आए, उसी तरह से अब हम अगर वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पर S2 माइनस S1 फिर से करेंगे और अपॉन T2 माइनस T1 करेंगे, और ये जो निकल के आएगा उसे हम बोलेंगे डेल्टा S बाय डेल्टा T। एक चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ वेक्टर लगाएं, क्योंकि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसे हम v से डिनोट कर लेते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब कि डिस्टेंस जो अभी हमारा चल रहा था, डिस्टेंस में क्या था कि एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट था, इनके बीच का जो लेंथ था, उस लेंथ को हमने टाइम से डिवाइड किया। वो लेंथ ये तीनों में से कोई भी हो सकता है, इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटी बन सकती है। तो ये सारे ही अगर उससे अपॉन डिवाइड करेंगे तो वहाँ से निकल के आएगा स्पीड। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट निकाल के उसे टाइम से डिवाइड करें तो जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या डिस्टेंस जो है वो हमेशा ही इस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं हो सकता। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जो अगर डिस्टेंस को मैं d1 से डिनोट करूं और डिस्प्लेसमेंट को d2 से, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो d2 होगा वो हमेशा ही छोटा या बराबर होगा d1 के। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि वो बराबर तभी होगा जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन को फॉलो करें, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करें।
तो इस केस में ये बराबर होगा। उसी तरह से क्या हम ये भी बोल पाएंगे कि जो स्पीड होता है वो हमेशा ही वेलोसिटी से बड़ा होगा। मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड के बराबर हो सकती है, कभी उससे बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब कि अगर मैं इसे सपोज यहाँ पर v से डिनोट कर रहा था, तो मैं v का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, इसको स्पीड बोल देता हूँ। तो यहाँ पर इसको बोल सकता हूँ कि ये हमेशा ही बड़ा होगा या बराबर होगा वेक्टर v से, यानी कि वेलोसिटी से स्पीड हमेशा ही बड़ा होगा, है ना। उसके बाद हम जानते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि अगर सपोज ये वेलोसिटी, सपोज कोई अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो फिर वहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि अगर कोई वेलोसिटी है और बाद में कोई वेलोसिटी इंक्रीज होकर वो जैसे सपोज 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बाद में 10 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया, तो उसकी वेलोसिटी जो इंक्रीज हुई वो 5 मीटर पर सेकंड की हुई। अगर उसे हम कितने टाइम में इंक्रीज हो गई उस टाइम से डिवाइड कर दें तो वहां से एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो एक्सेलरेशन के बारे में देखें तो यहां पर आ जाएगा कि v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, यानी कि जो इसके वेलोसिटी का जो डिफरेंस आया वो कितना टाइम में आया, उसे हम कितने टाइम के डिफरेंस में आया उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। अब हम थोड़ा सा इसके और आगे के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कोई सपोज कांस्टेंट, जैसा कि अभी हमने देखा वेलोसिटी के बारे में, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी चल रही तो वहां तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। तो अगर एक्सेलरेशन है, अब ये एक्सेलरेशन जो है ये भी वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि अगर हमने किसी फोर्स लगाया तो ये फोर्स मैं वेरिएबल भी लगा सकता हूँ, फोर्स को बढ़ाता जाऊं और फोर्स को कांस्टेंट भी लगा सकता हूँ, मतलब वो टाइम के साथ वेरी करा सकता हूँ, पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी। तो उस केस में हम उसके लिए कैसे क्वेश्चंस करेंगे, तो हम पहले तो समझ लेते हैं। जब ये a कांस्टेंट है, हमने अगर a को कांस्टेंट कर दिया तो यहां से जो निकल के आएगा, यहां से हमारे पास 3 इक्वेशन निकल के आएंगे, न्यूटन के तीनों लॉ निकल के आएंगे। कि फर्स्ट लॉ जो होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो बोला जाएगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड लॉ है कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर क्या हम इन सारे टर्म को समझ रहे हैं? जो u है ना, वो u इनिशियल वेलोसिटी है, u यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। और a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। तो ये तीनों जो इक्वेशन है ये न्यूटन के तीनों लॉ से आया है, मोशन के मोशन का फर्स्ट लॉ, मोशन सेकंड लॉ और मोशन थर्ड लॉ। यहाँ से हम इन तीनों की बात कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ये बात हम तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन वेरी कर जाए तो उस केस में यहाँ पर हम इन तीनों लॉ में से कोई भी लॉ नहीं लगा पाएंगे। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो भी इन तीनों लॉ में से हम किसी लॉ को नहीं लगा पाएंगे। यानी कि अगर एक्सेलरेशन में ये बोलूं कि a 0 बोल दूं तो उस केस में हमें सिंपल फॉलो करना पड़ेगा कि v इक्वल टू एस बाई टी, जहां पर जो s है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, v वेलोसिटी होगा और t टाइम होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीनों लॉ फॉलो करेंगे। और अगर एक्सेलरेशन वेरी कर जाए तो हमें इसके बाद हमें एक और फार्मूला आएगा कि हम इसको यही लिख सकते हैं कि डी बाई डी टी। यहाँ पर जो जिसको हमने डेल्टा एस बाई डेल्टा टी लिखा, इसका मतलब इसको हम डी एस बाई डी टी भी लिख सकते थे, डी एस बाई डी टी। यहाँ पर डेल्टा एस का मतलब होता है एवरेज, दो डिस्प्लेसमेंट के बीच का, सपोज ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का जो गैप है वो गैप अपॉन टाइम का गैप। यहाँ से इसको हम बोलेंगे डेल्टा एस, यानी कि एक तरह से एवरेज लिया जा रहा है। लेकिन वही अगर हम ds की बात करें तो इसका मतलब होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी, मैंने एक इतने छोटे पॉइंट की बात किया, जैसे कि मान लो कि अगर मैं यहाँ से और यहाँ से बात कर रहा हूँ तो ये बहुत ही छोटे पॉइंट की, अगर इसकी मैं बात कर लूँ तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस निकल के आया उसके अपॉन और जो टाइम निकल के आएगा वो डिफरेंस। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएट करके हम लेके आ सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि इसका मतलब कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट जो है अगर उसको डिफरेंशिएट कर दें तो वो वेलोसिटी बन जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो। और अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये हमारा बेसिक तरीका होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसका मतलब ये कि हम कोई भी फार्मूला नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास फार्मूला ये है जब एक्सेलरेशन 0 हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये तीनों फार्मूले हैं। अगर
एक्सेलरेशन वेरिएबल हो जाए तो फिर हमें बेसिक पे आना पड़ेगा, और बेसिक है कि अगर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करें तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे समझते हैं कि अगर वेरिएबल हो जाए इसका मतलब ये कि एस टी का फंक्शन हो सकता है, यानी एस इक्वल टू कुछ मैं 5t² प्लस 2t ऐसा कुछ समथिंग लिख सकता हूँ। एस यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू टाइम के टर्म्स में डिस्प्लेसमेंट को वेरिएबल बता सकता हूँ। अगर मैं ये वेरिएबल बता सकता हूँ तो यहाँ से मुझे निकल के आएगा, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूँ टी के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आएगा ds/dt, और ds/dt को मैं क्या बोल रहा था, वेलोसिटी। ds/dt को मैं बोल रहा था वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी होगा तो इसका मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा, और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 10t + 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर दिए हैं। लेकिन अगर सपोज यहीं पर हमें एक्सेलरेशन पूछ लिया जाए तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला था कि dv/dt। इसका मतलब ये कि dv/dt, और हमने v निकाल के लाया है ds/dt से, तो अगर हम इसे एक बार इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो वो dv/dt बन जाएगा। अगर इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया तो इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं तो ये 10t का यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यानी एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा। तो क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा वेलोसिटी के टर्म्स में, और इसमें हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया, लेकिन हाँ इसे यहाँ तक करने के बाद हमें एक बात समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है। तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर टी का जो वेरिएबल है, टी की जो पावर है वो 2 के जगह 3 हुआ होता तो यहाँ पर एक्सेलरेशन वेरिएबल आता, फिर कांस्टेंट ना आता। और अगर वेरिएबल आता तो हमें करना इसी से था, फिर हमें कोई क्वेश्चन में टाइम वगैरह ऐसा कोई दिया होगा तो उसके बेस पर हम टाइम रख के वहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इस केस में अगर हमने बोला जाए कि एक्सेलरेशन बताना है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन पे हमें टाइम निकालने की जरूरत है। टाइम मतलब अगर नहीं भी दिया है तो हम बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ वेरी ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर टाइम के साथ वेरी करता तो वहां पर हमें टाइम को देना कंपल्सरी हो जाता। हम आगे समझते हैं। अगर कोई भी एक पार्टिकल ले लेते हैं, ये पार्टिकल किसी 5 सेकेंड में 10 मीटर अगर चले तो इसके लिए अगर हमें यहाँ पर कहीं नहीं बोला है एक्सेलरेशन, बस हमें बोल रहा है कि 10 मीटर चल रहा है 5 सेकंड में, तो क्या हम बोल पाएंगे कि ये जो ए पार्टिकल है ये अगर इतना चल रहा है तो इसका मतलब कि इसकी v = s/t होता है। तो यहाँ से आएगा निकल के कि 10/5 = 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन अगर ये बोलता सेम क्वेश्चन में, अगर यहाँ पे एक बी पार्टिकल मान लो मैं ले लेता और इसे बोलता कि ये 20 मीटर चल रहा है 8 सेकेंड में, तो अगर यहाँ पर 20 मीटर से चलता वो 8 सेकंड में तो उसे भी हम लेके आ सकते हैं। यहाँ पर भी हमेरे पास वेलोसिटी और कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम बोल पाएंगे s/t से, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/8 = हो जाएगा 10 मतलब 5/2 यानी 2.5। तो यहाँ पर ये 2.5 की वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो मान लें कि ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टिकल रुका हुआ था। सपोज कि हमने बाइक स्टार्ट की और बाइक का जब हमने एक्सीलरेटर लिया तो बाइक पहले रेस्ट पर होता है, और उसके बाद एक्सीलरेटर लिया तो वो चलना स्टार्ट किया, यानी उसने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं एक्सेलरेशन नहीं आ सकता है। तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, यानी कि अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ पर एक सपोज एक यहाँ पर हम बाइक मान लेते हैं इसको, और ये अभी u = 0 बोलता हूँ, इनिशियली ये रेस्ट पर था, और बोला जाए कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड मतलब कि एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हमने इसको किया, तो बता सकते हैं कि t = 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या रही होगी। तो क्या अब हमें मोशन के तीनों लॉ को यूज करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पर मैं फर्स्ट लॉ से ही बता सकता हूँ कि v = u + at, मैं ये फर्स्ट लॉ यूज करता हूँ, तो यहाँ से निकल के आएगा कि v = u यहाँ पर 0 है, a जो देखें तो 2 दे रखा है और टाइम हमें 5 दे रखा है, तो यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसकी वेलोसिटी। अब अगर 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी आ गया तो क्या मैं 10 मीटर पर सेकेंड पर इसका डिस्प्लेसमेंट भी बता सकता हूँ। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे डिस्प्लेसमेंट में पूछा होता तो हमें सेम क्वेश्चन में सेकेंड इक्वेशन लगानी पड़ती, s = ut + ½ at²।
यहाँ हम देख पा रहे हैं कि u जो है वो 0 है, तो u वाले टर्म को छोड़ देते हैं और डायरेक्टली लिख देते हैं कि 1/2 इंटू a हमें दे रखा था 2 और टाइम दे रखा था 5 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से हमें डिस्प्लेसमेंट निकल के आया 25 मीटर। तो क्या यहाँ से हमने डिस्प्लेसमेंट भी बता दिया और वेलोसिटी भी बता दिया, यानी कि अगर एक्सेलरेशन होगा तो हम, अगर वो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, तो उस केस में हम मोशन के तीनों इक्वेशन को यूज कर पाएंगे। और फिलहाल यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही तो फिर कांस्टेंट की बात करेंगे। अब हम लेते हैं कि समथिंग थोड़ा अगर वेरिएबल हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो वेरिएबल के लिए हम देखते हैं कि सपोज एक्सेलरेशन को वेरिएबल दे दिया गया, इसका मतलब कि s इक्वल टू अगर हमें यहाँ पर दे दिया जाए 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर प्लस 9, अगर ऐसा कोई इक्वेशन दे दे हमें तो यहाँ से और हमें बोले कि t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो क्या हम इजीली यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा ds/dt, और यहाँ से इसको हम बोलेंगे 6t स्क्वायर प्लस 12t। उसके बाद जैसे ही हम निकालेंगे यहाँ से एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt, क्या हम इसी को d2s/dt2 भी बोल सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट था हमारे पास उसका हमने 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ से जो निकल के आएगा वो एक्सेलरेशन निकल के आएगा, तो इसे हम बोल पाएंगे कि 12t प्लस 12, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे बोला था तो हम 2 सेकंड पुट कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 24 प्लस 12 यानी 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये निकल के आएगा यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन। तो यानी कि अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, अब सपोज अगर हमें यहाँ टाइम ना दिया होता तो फिर हम इसे ना निकाल पाते, या फिर ये बोल दिया जाए कि वेलोसिटी 0 है, अगर ऐसा कुछ तो यहाँ क्वाड्रेटिक बना के फिर वहाँ से निकालते। लेकिन अगर नहीं बोला है तो सिंपल हमें इस तरह से कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि वो टाइम में वेरिएबल है तो यहाँ से एक्सेलरेशन नहीं आ सकता। लेकिन हाँ, अगर सेम क्वेश्चन में हमें ये भी ऐसा बोल दे कि स्टार्टिंग पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना था, तो उस केस में हम समझ जाएंगे कि ये वाला जो पॉइंट है इसे हमें 0 करना है, कि स्टार्टिंग पॉइंट पे t इक्वल टू 0 मानेंगे, तो वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 12 बोल सकते थे।